आप सभी मतदान अधिकारियों एवं चुनाव कर्मियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव दस्तक दे चुकी है। चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में इस बार का बिहार पंचायत आम चुनाव जो 2021 है वह पूर्ववर्ती जितने भी चुनाव हुए हैं उससे भिन्न है। इसका मतलब है कि हमें इनके विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में, इनके विभिन्न प्रपत्रों के बारे में, इनके कैसे एक वोटिंग कंपार्टमेंट का निर्माण होगा, ये सब थोड़ा अलग होगा। इसलिए इस बार के चुनाव के पूर्व हमें एक अच्छा प्रशिक्षण, एक अच्छी समझ आवश्यक है। तो चलिए हम सीधे सीधे बात करते हैं कि बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 क्यों भिन्न है, क्यों अन्य चुनाव या पूर्ववर्ती चुनाव से भिन्न है। तो जैसा कि पूर्व से यह विदित है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में दो तरह के पद होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में दो तरह के पद होते हैं। पहला ग्राम पंचायत के पद और दूसरा ग्राम कचहरी के पद। ग्राम पंचायत के पद के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं? तो ग्राम पंचायत के पद के अंतर्गत कुल 4 पद आते हैं। पहला है ग्राम पंचायत सदस्य, जिन्हें हम वार्ड सदस्य भी कहते हैं। दूसरा है ग्राम पंचायत मुखिया। तीसरा है ग्राम पंचायत समिति सदस्य और चौथा है जिला परिषद सदस्य। हम यहाँ ध्यान देना है क्यों भिन्न है। तो ये 4 जो पद है ग्राम पंचायत के, वार्ड, मुखिया, समिति सदस्य और जिला परिषद, इन चारों पद के लिए इस बार चुनाव M2 मॉडल EVM से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होना है। जबकि ग्राम कचहरी के जो पद है, 2 पद है, एक पंच और दूसरा सरपंच, ये दोनों पद के लिए निर्वाचन मतपत्र एवं मतपेटिका के माध्यम से होना है। यानी पंच और सरपंच का इलेक्शन बैलेट मतपत्र और मतपेटिका बैलेट बॉक्स, यानी इस बार के चुनाव में EVM और बैलेट एवं बैलेट बॉक्स दोनों का प्रयोग होना है। बैलेट से भी होना है और EVM से। तो यहाँ हमने समझ लिया कि इस तरह से जो कुल 6 पद है, पहला वार्ड, दूसरा मुखिया, तीसरा समिति सदस्य, चौथा जिला परिषद, पांचवा पंच और छठा सरपंच, इस तरह से 6 पद के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पे चुनाव होने हैं और जिसमें EVM और बैलेट दोनों का प्रयोग होना है। तो इसलिए यह पूर्व के चुनाव से भिन्न है। पूर्व से की भांति इस बार जो चुनाव दल होंगे, मतदान जो दल होंगे, इसका गठन भी थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि EVM का भी प्रयोग है और मतपत्र का भी प्रयोग है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि ये जो EVM से प्रयोग होना है, तो इस बार EVM में 2 भाग ही होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहला CU यानी कंट्रोल यूनिट और दूसरा होगा बैलेट यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या इन सबों के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट होंगे? नहीं, वार्ड के लिए अलग कंट्रोल यूनिट होंगे, उसके लिए अलग बैलेट यूनिट होंगे। एक कंट्रोल यूनिट वार्ड के लिए होंगे। अब बैलेट यूनिट कितने होंगे ये निर्भर करता है सदस्य उम्मीदवारों की संख्या पे। इस बार नोटा का प्रयोग नहीं होंगे। बैलेट यूनिट में कुल 16 उम्मीदवार की व्यवस्था है। यदि 16 उम्मीदवार तक अगर हैं तो एक ही बैलेट यूनिट से काम चल सकता है। अगर 16 से अधिक होते हैं और 32 तक है तो 2, जैसे ही अगर 33 होते हैं तो फिर 3 बैलेट यूनिट चाहिए। यानी इन चारों पद के लिए वार्ड, मुखिया,
समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए एक एक कंट्रोल यूनिट अवश्य होंगे। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग कंट्रोल यूनिट होंगे। यदि 16 से उम्मीदवार इन चारों में अगर 16 से या कम उम्मीदवार है, 16 तक उम्मीदवार है, तो वैसी स्थिति में एक ही बैलेट यूनिट होंगे। यानी अगर 16 उम्मीदवारों की संख्या है प्रत्येक पद के लिए, तो हमें कम से कम एक CU और एक BU, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट प्रत्येक पद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे इस बार के चुनाव में। और पंच और सरपंच का बैलेट यानी मतपत्र से होंगे और जिसे बैलेट बॉक्स में मत पेटिका में उसके वोट कास्ट किए जाएंगे, डाले जाएंगे। आइए मतदान दल का गठन की हम बात करें तो इसके पहले के चुनाव में हम देखते थे कि PO होते थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते थे, पीठासीन पदाधिकारी होते थे, P1 होते थे, P2 होते थे और एक P3 या P2 2 हो जाते थे। लेकिन इस बार चूँकि कार्य अधिक है तो स्वाभाविक है कि मतदान दल में पदाधिकारियों की संख्या अधिक होगी। तो मतदान दल में कौन कौन पदाधिकारी होंगे? पहला, पीठासीन पदाधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो एक होंगे, पूर्व में भी एक होते थे PO, इस बार भी एक होंगे। दूसरा, ये प्रथम मतदान अधिकारी पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर P1, इनकी संख्या भी एक होगी। द्वितीय मतदान अधिकारी पोलिंग ऑफिसर सेकेंड, इनकी संख्या भी एक होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है जो इस बार परिवर्तन हुए हैं कार्य के विस्तार को देखते हुए कि तृतीय मतदान अधिकारी यानी P3 तीन होंगे और तीनों के नाम इस बार के बिहार पंचायत चुनाव में P3A जो पहले होंगे, P3B और P3C। तो तृतीय मतदान अधिकारी इस बार जो 3 की संख्या में होंगे। कौन कौन होंगे? P3A, P3B और P3C। कुल तृतीय मतदान अधिकारी 3 होंगे। इस तरह से मतदान दल के अंतर्गत जो पदाधिकारी होंगे, PO पीठासीन 1 होंगे, प्रथम मतदान अधिकारी 1 होंगे, द्वितीय मतदान अधिकारी 1 होंगे, लेकिन फ्रेंड्स तृतीय मतदान अधिकारी 3 होंगे। कुल मिलाकर मतदान दल में पदाधिकारियों की संख्या 6 होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इस पूर्व में हमने देखा था कि इलेक्शन EVM के साथ साथ VVPAT, VSDU और बैलेट यूनिट से होता था। इस बार यह ध्यान देना है कि EVM में 2 ही चीज़ होंगे, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट जिसमें वोट, जिससे जो कंट्रोल करेगा, और उसका हम आगे चलकर कार्य के हिसाब से देखेंगे कि एक कंट्रोल यूनिट जो 4 की संख्या में किसके पास रखेंगे। तो आइए हम अब कार्य देखें। तो कार्य देखना है फ्रेंड्स, जैसा कि पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी। पीठासीन पदाधिकारी के कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी के कार्य बहुत अधिक है, यानी पूरे चुनाव कराने की पूर्ण जिम्मेवारी पीठासीन पदाधिकारी के होते हैं। यानी मतदान दल के गठन के साथ साथ, मतदान दल के साथ गेट टुगेदर होने के साथ साथ, सामग्रियों का प्राप्तिकरण से लेकर के बूथ पे जाकर के वहाँ बूथ के भौतिक सत्यापन से लेके वोटिंग कंपार्टमेंट से लेके बहुत से प्रपत्र जमा भरने के साथ साथ स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराने के साथ साथ सामग्रियों को संग्रहण कलेक्टिंग सेंटर पर जमा करने तक की संपूर्ण, जो मैं पीठासीन पदाधिकारियों के कार्य को एक अलग से वीडियो डाल दूंगा फ्रेंड्स। तो पीठासीन पदाधिकारी का मुख्य अगर नट सेल में उनके संपूर्ण कार्यों को अगर समेकित करते हुए कहें तो मतदान केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखना तथा नियमानुसार बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के आलोक में नियमानुसार मतदान का संचालन करना है, इनकी पूर्ण जिम्मेवारी। अब आइए प्रथम मतदान अधिकारी P1, प्रथम मतदान अधिकारी यानी जिसे हम P1 कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? P1।
तो P1 के कौन कौन से कार्य है, तो P1 के कार्य को हम देखें। चूँकि पूर्व में ही हम जानते हैं कि P1 के कार्य जो थे वो मतदाता के पहचान करने के साथ साथ उन्हें चिन्हित प्रति जो था, मतदाता की जो चिन्हित प्रति है उसमें क्रॉस करके और वोटर्स को P2 के पास भेज देना। इस बार प्रथम मतदान अधिकारी P1 के कार्य में परिवर्तन हुए हैं, इसीलिए फ्रेंड प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जानकारी जरूरी है, तभी ये लोकतंत्र का जो महापर्व है इसका समापन बिल्कुल अच्छे तरीके से, स्वच्छ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा। तो प्रथम मतदान अधिकारी P1 के कार्य को हम देखें। निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति का प्रभारी, निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के प्रभारी यानी क्रॉस वोटर लिस्ट जो होते हैं उसके प्रभारी होते हैं P1, पहले भी थे, ये कार्य इस बार भी उनके पास है। एपिक या वैकल्पिक दस्तावेज, इस बार चुनाव आयोग ने 16 वैकल्पिक दस्तावेज की व्यवस्था किया है जिसके आधार पे वोटर वोट देंगे। एक नंबर में एपिक आता है। तो एपिक या वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर निर्वाचक वोटर की पहचान करना, यानी जब वोटर उनके पास आते हैं तो एक पर्ची लेकर के और एक अपना पहचान पत्र लेकर उससे पर्ची से उसके मतदाता क्रमांक को देखेंगे और साथ साथ जो उन्होंने अपने साथ जो पहचान पत्र लाए हैं चाहे वो, उसके हिसाब से उस वोटर को पहचान करेंगे और अपने वोटर लिस्ट में देखेंगे, मिलान करेंगे, उसके फ़ोटो को, नाम को देखेंगे, मिलान करेंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या है, निर्वाचक के मतदाता क्रमांक को जोर यानी तीव्र आवाज़ में बोलना। अगर मान लीजिए कि अगर पहला मतदाता आता है जिनका मतदाता क्रमांक 40 है और अमित कुमार है, तो P1 बोलेंगे 40 अमित कुमार, तो क्या होगा 40 अमित कुमार, 40 अमित कुमार। तो वैसी स्थिति में मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट वहां है वह मतदाता के सही होने की पुष्टि कर देंगे कि हाँ ओके सर सही है, यानी ये मतदाता सही है। उसके बाद साथ ही P2 जो द्वितीय मतदान अधिकारी है वह 40 जैसे ही अमित कुमार हम बोलेंगे कि वो अपने मतदाता रजिस्टर के द्वितीय कॉलम में 40 लिख लेंगे। यहाँ उन्हें भी एक सहूलियत हो रही है, जब P1 जोर से मतदाता के क्रमांक को बोलते हैं, नाम को बोलते हैं, तो इससे क्या है, साथ ही एपिक और नॉन एपिक को भी मेंशन करते हैं तो P2 को हेल्प मिलता है। तो तीसरा काम हमने क्या देखा कि मतदाता के क्रमांक को जोर से बोलना ताकि मतदान अभिकर्ता सुन ले, वो पुष्टि कर दे कि ये मतदाता सही है। और उसके बाद उनको 17A में द्वितीय मतदान अधिकारी को सहूलियत होती है। चौथा, पंच एवं सरपंच, ये नया काम है फ्रेंड्स। पंच एवं सरपंच के मतपत्र बैलेट के प्रभारी भी होंगे। कौन? P1। 2 बैलेट से होना है इलेक्शन, पंच और सरपंच का। इस बैलेट का भी प्रभारी इंचार्ज कौन होंगे? P1 ही होंगे। एवं मतपत्र के प्रतिपन्न पर मतदाता के हस्ताक्षर या निशान लेंगे, यानी जैसे ही मतदाता की पहचान हो गई, उसकी पुष्टि हो गए कि 40 अमित कुमार सही है ये, तो वैसी स्थिति में जो मतपत्र है उसके काउंटर पार्ट पे ऊपर में उस मतदाता से हस्ताक्षर या निशान लेना है। उसके बाद प्रतिपन्न पे मतदाता के क्रमांक यानी 40 अमित कुमार तो 40 भी अंकित करना है। साथ साथ एपिक या नॉन एपिक, एपिक के लिए फ्रेंड्स 1 लिखाएगा और नॉन एपिक यानी एपिक के बाद जो 15 अन्य दस्तावेज है उसके लिए 2 लिखाएगा। तो वो P1 उसके काउंटर पार्ट पे पंच और सरपंच के जब वोटर आते हैं तो उसके काउंटर पार्ट पे हस्ताक्षर कराएंगे, उसके मतदाता क्रमांक को लिख देंगे और एपिक और नॉन एपिक को भी मेंशन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मतपत्र फाड़ करके उनको P2 को देना है। यहाँ एक और सावधानी बरतनी है P1 को कि मतपत्र फाड़ने से पहले यह सुनिश्चित हो लेंगे कि
मतपत्र के पीछे भाग में क्या है कि प्रभेदक एवं पीओ का हस्ताक्षर है या नहीं। तो मतपत्र जो बैलेट पे पीछे प्रभेदक और प्रिजाइडिंग का हस्ताक्षर होना चाहिए, लेकिन उसके काउंटर पार्ट में पीछे सिर्फ प्रभेदक ही लगेंगे, पीओ का हस्ताक्षर नहीं होगा। यानी बैलेट पे पीछे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत होंगे और मुहर लगेंगे, साथ ही काउंटर पार्ट पे पीछे सिर्फ प्रभेदक लगेंगे। इसके अलावा मतपत्र को P2 को हस्तगत कर देंगे और ये दोनों मतपत्र पंच और सरपंच के फाड़ के और ये P2 को दे देंगे। फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं दोहरा दूं कि प्रथम मतदान अधिकारी जो P1 होंगे वह निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे। दूसरा, एपिक या वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर निर्वाचक वोटर की पहचान करेंगे। निर्वाचक के मतदाता क्रमांक को जोर से बोलेंगे, यानी तीव्र आवाज में बोलना, ताकि मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट मतदाता के सही होने की पुष्टि कर दे। साथ ही P2 भी 17A में मतदाता क्रमांक संधारित कर लेंगे। पंच एवं सरपंच के मतपत्र के प्रभारी होंगे एवं मतपत्र के प्रतिपन्न पर मतदाता के हस्ताक्षर या निशान करा लेंगे। प्रतिपन्न पर मतदाता क्रमांक अंकित करते हुए एपिक या नॉन एपिक भी अंकित कर देंगे। मतपत्र फाड़ने से पहले यह सुनिश्चित हो लेंगे कि मतपत्र के पीछे प्रभेदक एवं पीओ का हस्ताक्षर है या नहीं। प्रतिपन्न पर सिर्फ पीछे से प्रभेदक लगेगा, पीओ का हस्ताक्षर नहीं होगा और मतपत्र को P2 को हस्तगत कर देंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक नमूना लाए हैं, इसे आप देखें। फ्रेंड्स, ये मतपत्र है और इस मतपत्र के दो पार्ट हैं। अगर मान लीजिए कि ये एक काउंटर पार्ट है और ये मतपत्र है, तो P1 को करना क्या है मतपत्र के पंच और सरपंच के, कि जैसे ही वोटर आते हैं तो ये जो काउंटर पार्ट ऊपर का है इस पे उनका हस्ताक्षर पूर्ण नहीं हस्ताक्षर करने की स्थिति में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन से बाएं हाथ का निशान, उसके बाद उनका मतदाता क्रमांक, और एपिक है तो 1 और नॉन एपिक है तो 2 लिखना है। ये हमें लिखाना है काउंटर पार्ट पे पंच और सरपंच के दोनों में। अब यहाँ आए और ध्यान क्या देना है, ये मतपत्र है, 2 पार्ट है, ऊपर वाले इस पार्ट को हम काउंटर पार्ट कहते हैं और नीचे जो मतपत्र देना है मतदाता को ये बैलेट है, मतपत्र है। इसके पीछे ध्यान देना है कि इस मतपत्र में जो ये मतपत्र है इसमें यहाँ प्रभेदक लगेंगे। प्रभेदक प्रिजाइडिंग की मुहर होती है जिससे मतदान केंद्र संख्या अंकित होती है, उसका नाम अंकित होता है। ये प्रभेदक यहाँ लगेंगे और काउंटर पार्ट पर भी पीछे दाहिनी ओर ऊपर लगेगा, यानी प्रभेदक का निशान, प्रभेदक का चिन्ह दोनों जगह लगेगा। पीछे में पंच और सरपंच के दोनों के बैलेट के पीछे में दाहिनी ओर ऊपर, यहाँ बैलेट पर भी और ये काउंटर पार्ट पर भी, प्रतिपन्न पर भी। दूसरा कि इस बैलेट पर सिर्फ प्रिजाइडिंग का हस्ताक्षर होगा, इस काउंटर पार्ट पे प्रिजाइडिंग का हस्ताक्षर नहीं होगा। एक और चीज़ फ्रेंड हम जानना चाहते हैं, जो प्रश्न आपके, कि चिन्हित निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति क्या होते हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का हम लोग यह समझ बैठते हैं कि चूंकि P1 के पास मतदाता आते हैं और मतदाता जब आते हैं तो आने के साथ साथ वे उनके क्रमांक को आश्वस्त हो जाते, मिलान कर लेते हैं, तो उनके सामने के बॉक्स को हम एक क्रॉस कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल से क्रॉस कर देते हैं। ये पूर्व से ही ऐसा काम रहा है। यहाँ ध्यान देना है कि ये पूर्व से जो ऐसे हम क्रॉस करते हैं लाल से, तो इसको चिन्हित मतदाता पंजी कहते हैं। नहीं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। चिन्हित मतदाता पंजी का मतलब क्या होता है? चिन्हित मतदाता पंजी का अर्थ ये होता है कि वैसा मतदाता पंजी, वैसा वोटर लिस्ट जिसमें EDC कर्तव्य प्रमाण पत्र, चुनाव कर्तव्य प्रमाण पत्र EDC, तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, और जिसे हम लोग ये भी कहते हैं कि चिन्हित प्रति होता क्या है,
यहाँ मुझे यह समझना है फ्रेंड कि निर्वाचक नामावली की या मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का तात्पर्य है कि डाक मतपत्र, पोस्टल बैलेट और निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों का उसमें प्रयोग किया गया है। उसमें वैसे वोटर को चिन्हित किया गया है, इसीलिए उसको चिन्हित मतदाता सूची हम कहते हैं। चिन्हित मतदाता सूची का अर्थ कदापि ये नहीं है कि P1 उसको चिन्ह लगाते हैं जब वोटर आते हैं, नहीं। चिन्हित मतदाता पंजी का अर्थ ये होता है कि वैसा मतदाता सूची जिसमें डाक मतपत्र, पोस्टल बैलेट और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी द्वारा जारी किए गए प्रयुक्त उसके लिए जो चिन्ह है उसको अंकित उसमें लाल कलम से किया जा चुका है। लाल कलम से वैसे मतदाता को चिन्हित किया गया है, इसीलिए वो चिन्हित प्रति है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि ये जो बैलेट है, तो बैलेट के बारे में हमने समझ गया। यहाँ एक और चीज़ है जो फ्रेंड्स मैंने इसमें नहीं लिखा है कि जब मतदाता आते हैं तो मतदाता की पहचान के बाद P1 अपने क्रॉस वोटर लिस्ट में उस मतदाता के खांचे को क्या करते हैं, लाल कलम से ऐसे क्रॉस कर देते हैं। लाल कलम से ऐसे क्रॉस कर देते हैं। यदि पुरुष मतदाता है तो वैसी स्थिति में जो है सिर्फ क्रॉस करते हैं। यदि महिला मतदाता है तो उसको क्रॉस करने के बाद उसके मतदाता क्रमांक को लाल से घेरते हैं। यदि ट्रांसजेंडर है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसजेंडर के लिए भी टी क्रॉस करने के बाद टी ऐसे हम लिखते हैं। इसके अलावा बिहार में जैसा कि आप जानते हैं 38 ज़िले हैं और 38 ज़िले के 534 प्रखंडों में कुल 8072 ग्राम पंचायत में पंचायत होना है। और इस बार जो अन्य मतदाता है जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं उनकी संख्या भी 2471 है। इसलिए P1 जब ट्रांसजेंडर आते हैं तो क्रॉस करने के बाद लाल कलम से टी उसमें अंकित कर देंगे। अब हम लोग P2 और P3A, P3B और P3C के कार्य को देखेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके कार्यों का अवलोकन बार बार करेंगे और साथ ही आपको एक सुविधा भी होगी। तो P1 के बाद मतदाता P2 के पास आते हैं। P2 यानी द्वितीय मतदानाधिकारी, उनका क्या काम है? तो जैसे ही मतदाता उनके पास आते हैं तो अमिट स्याही या मार्कर पेन के प्रभारी होते हैं, जिसे मतदाता के लेफ्ट फोर फिंगर बाएं हाथ की तर्जनी में वे अमिट स्याही लगाते हैं। अमिट स्याही लगाते वक्त यह ध्यान देना है कि नाखून और इस मांसपेशियां दोनों पर इस तरह से ये लगे। तो सबसे पहला काम हो गया कि वे अमिट स्याही के प्रभारी है P2 और मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में ये लगाएंगे। अगर ये तर्जनी नहीं है तो फिर आगे हम इसमें इस तरह लगाएं। ये नहीं है तो फिर हम राइट हैंड की ओर आएंगे, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा, ये दोनों नहीं है तो वैसी स्थिति में जो पार्ट जो कटा हुआ लेफ्ट पार्ट जो दिखेगा वहाँ हम लगाएंगे। मतदाता रजिस्टर के प्रभारी भी होते हैं। P2 एक के पास एक मतदाता रजिस्टर होता है और उसके प्रभारी होते हैं। उस मतदाता रजिस्टर के कॉलम 2 में मतदाता का क्रमांक जो P1 बोले थे उसी समय वह मतदाता के क्रमांक लिख देते हैं। कॉलम 3 में हस्ताक्षर या निशान लेते हैं तथा कॉलम 4 की अभियुक्ति में एपिक के लिए 1 और नॉन एपिक के लिए 2 लिखेंगे। और P1 से प्राप्त पंच एवं सरपंच के मतपत्र को P3A को हस्ताक्षर करेंगे। P2 उस बैलेट को P3A को देखेंगे। साथ ही
जो द्वितीय मतदान अधिकारी है, मतदाता पर्ची वोटर स्लिप भी, जिससे मतदाता का क्रमांक लिखा होगा और साथ ही रजिस्टर का क्रमांक होगा, रजिस्टर मतदाता रजिस्टर का क्रम संख्या और मतदाता का क्रम संख्या लिखा होगा और उस पर P2 का हस्ताक्षर होगा। एक वोटर स्लिप भी वह मतदाता को देंगे। जरा यहाँ देखिए कि मतदाता पंजी का नमूना कैसा है। मतदाता रजिस्टर के 4 भाग होते हैं। पहला भाग क्रम संख्या है जो 1 से लेकर के 500,000 तक पूर्व में अंकित रहेगा। ये क्रम संख्या है। आपको सिर्फ इस तीनों में काम करना। दूसरा कॉलम क्या है, मतदाता सूची में निर्वाचक की क्रम संख्या। अगर पहला वोटर 40 नंबर उनका मतदाता क्रमांक है तो यहाँ हम 40 लिख देंगे उनका मतदाता क्रमांक। यहाँ उनसे हम हस्ताक्षर ले लेंगे या अंगूठे का निशान लेंगे। अगर उनके पास एपिक है तो 1 या नॉन एपिक है तो 2 लिखें। इस तरह से द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही के प्रभारी, मतदाता रजिस्टर के प्रभारी, मतदाता रजिस्टर के कॉलम 2 में उन्होंने मतदाता क्रमांक लिख दिया, कॉलम 3 में हस्ताक्षर या निशान लिया और साथ ही कॉलम 4 में एपिक के लिए 1 और नॉन एपिक के लिए 2 लिखे। पंच और सरपंच के जो उनके पास बैलेट है, जिन्होंने P2 ने P1 से लिया था, P2 उसको P3A को हस्त कर देंगे। साथ ही मतदाता पर्ची या वोटर स्लिप भी वह मतदाता को हस्तगत कराएंगे। तो इस तरह से मुझे लगा कि द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। तो तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार 3 सदस्य होंगे। पहला होंगे P3A, दूसरे होंगे P3B और P3C। हम क्रमशः उनके काम को देखें क्योंकि मतदान तृतीय मतदान अधिकारी 3 है। तो पहला मतदान अधिकारी है P3A। P3A जो है प्लास्टिक वोटिंग स्टिक के प्रभारी होते हैं। बैलेट पर मत किसी से ये दिया जाता है स्वास्तिक निशान से। तो ऐसा जो प्रभेदक होगा उसके प्रभारी P3A होगा। लेकिन व्यवहार में इसे आप प्रत्येक वोटर को न देके आप बैलेट कंपार्टमेंट में भी इसको आप रख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है P3A का कि P2 से जो प्राप्त पंच और सरपंच के मतपत्र को जो उन्होंने लिया था उसे नियमानुसार मोड़कर मतदाता को मतदान प्रक्रिया बताते हुए हस्तगत करा देना। तो इस तरह से जो बैलेट जो मिला था 2 बैलेट, उस बैलेट में यदि एक ही क्रम में मतदाता है तो आप सीधे इसको वो 2 भाग में ऐसे मोड़ देंगे और 2 भाग में मोड़ने के बाद ऐसे फिर ये पहला जो है वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। यदि 2 पंक्ति में अगर उम्मीदवार है तो वैसी स्थिति में इसे पहला खंड ऐसे फोल्ड होगा और दूसरा इस तरह से ऐसे होगा, ऐसे, और उसके बाद जो है ऐसे होने के बाद देखिए इसको ऐसे, इसको फिर ये थर्ड फोल्ड ऐसे होगा। ताकि यहाँ एक कंडीशन है क्योंकि P3A को यह मोड़ना है ताकि किसी कारणवश जो है मत अगर यहाँ 1 पर देता है तो उसका निशान उसी के सामने ऐसे पड़े, दूसरे मत पे नहीं पर तो रद्द होने की संभावना होती है। यह बहुत ही बारीकी से P3A इसको पंच और सरपंच के बैलेट को मोड़ते हुए मतदाता को ये समझाएंगे क्योंकि 5 बैलेट कंपार्टमेंट है, वार्ड का अलग है, मुखिया का अलग है, समिति का अलग है, सरपंच का, जिला परिषद का अलग है और पंच और सरपंच का एक साथ है। यानी 5 कंपार्टमेंट है, वार्ड के लिए 1, मुखिया के लिए 1, समिति के लिए 1, जिला परिषद के लिए 1, 4 हो गया जो ईवीएम से होना है जिसे बैलेट यूनिट रखे होंगे, और 5वां जहां स्वास्तिक निशान और पैड होंगे वो होगा पंच और सरपंच के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट। तो ये वोटर को P3A को समझाना है कि आप उन्हें कहें और जाकर सारे कंपार्टमेंट में जाकर अपना वो मत गिराएंगे। उसके बाद P3B जो है वार्ड एवं मुखिया के CU कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे। मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त कर P3C को देंगे, कौन? P3B, और CU के बैलेट बटन को दबाएंगे। P3B जो है वार्ड और मुखिया के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे। मतदाता से पर्ची लेकर P3 को दे देंगे और वार्ड और मुखिया के बैलेट को ये इशू करेंगे, कौन? P3B। अब आइए P3C पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के
सीयू के प्रभारी होंगे, यानी 2 को बैलेट इशू कौन करेंगे, P3C समिति और जिला परिषद के, और P3B से जो मतदाता पर्ची प्राप्त किए हैं उसको संग्रह करेंगे। इस तरह से P3A को मुख्य काम जो है मोड़ करके मतदाता को इस तरह से दोनों बैलेट को मोड़ करके, पंच और सरपंच के दोनों को इसको मोड़ करके जो नियमानुसार है वो उनको देना है, और साथ ही उनको समझाना है कि 5 कंपार्टमेंट में वार्ड, मुखिया, समिति, जिला परिषद, ये 4 हुए जो जहाँ बैलेट यूनिट रखे होंगे, बैलेट यूनिट होना है, और 5वां जो पंच और सरपंच के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट वहाँ जा करके नियमानुसार बारी बारी से वे वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। P3B मुखिया और वार्ड के सीयू के प्रभारी होंगे जो बैलेट इशू करेंगे। P3B मुखिया और वार्ड और मुखिया के, और साथ ही मतदाता पर्ची ले लेंगे वोटर से, और ये मतदाता पर्ची P3C को दे देंगे। P3C क्या करेंगे, P3B से मतदाता पर्ची ले लेंगे और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के वोट के लिए वो कंट्रोल यूनिट से वोट कास्ट करेंगे, वो जो है बैलेट दबाएंगे समिति और जिला परिषद के। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि इस बार का जो चुनाव है बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 वह विगत चुनाव से भिन्न है, क्योंकि 6 सदस्यीय दल होंगे, सभी के कार्य अलग अलग है। P3 3 इसमें होंगे, इस बार P1 के कार्य बढ़े हैं, तो मशीन और बैलेट दोनों से होना अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप इस तरह से जो मतदान किस प्रकार होना है, कि कौन कौन पद जो है EVM से होंगे, कौन कौन बैलेट से होंगे, और प्रिजाइडिंग P1, P2 और P3 में P3A, B और C तीनों के कार्य को आप भली भांति समझ गए होंगे। हम अगले वीडियो में आपके लिए प्रिजाइडिंग का विशिष्ट कार्य, इसके अलावा बैलेट कंपार्टमेंट कैसे होंगे, वहाँ किस तरह से, चूँकि 4 CU से BU जुड़ेंगे तो उसको किस तरह से जोड़ना है, इस पर ये लेआउट भी हम बताएंगे, और विभिन्न प्रपत्र भी इसमें भरे जाने हैं, विभिन्न प्रपत्र जैसे स्टैचुरी, नन स्टैचुरी, अन्य लिफाफा, पूरा लिफाफा, इस पर हम अलग से आपके लिए वीडियो लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।